अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अली। आज मुर्खा 16 जुलाई है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं: लॉ कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय या मशवरा देने की तारीख में तोसी कर दी गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि जिन अफराद ने किसी बिना पर अब तक राय नहीं दी थी वो इस मौका का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान को रामपुर कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में कसूरवार करार दिया है। गुज़िश्ता रोज यानी हफ्ता को रामपुर MP MLA कोर्ट ने उन्हें कसूरवार करार देते हुए 2 बरस कैद की सजा सुनाई है। भारत की मरकजी खलाई इदारे इसरो ने 14 जुलाई बरोज जुमा अपना चंद्रयान 3 रॉकेट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। इसे जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश में खलाई अड्डे से मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर को तकरीबन 2:30 बजे लॉन्च किया गया। राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा ने दिल्ली के शाही जामे मस्जिद में जुमा का खुतबा दिया और नमाज पढ़ाई। अपने खिताब में उन्होंने इस्लाम को मियाना रवी और एतदाल पसंदी का मजहब करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस का अपना 2 रोजा दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद गुज़िश्ता रोज मुत्तहिदा अरब इमारात UAE पहुंच चुके हैं, जहां वो मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने हफ्ता को वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि वो मणिपुर की सूरत हाल पर एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे हैं। NCP से अलहदा होने वाले रहनुमा और महाराष्ट्र के नए नायब वजीर आला अजीत पवार मुंबई में अपने चचा और NCP सदर शरद पवार के रिहाइश गाह पहुंचे। पार्टी से अलग होने के बाद पहली बार अजीत पवार के शरद पवार से मिलने का मकसद और वजह आज की दूरबीन में जरूर देखिए। दिल्ली की वजीर बराए तामीरात आम्मा आतिशी ने हफ्ता के रोज चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को खत लिखकर सैलाब के दौरान कायम किए गए राहती कैंपों में पानी और बैतुल खला की कमी को फौरी तौर पर दूर करने की हिदायत दी। पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में बरसर इख्तिदार अफगान तालिबान को मुतनब्बे किया है कि अगर वो अफगान सरजमीन पर मौजूद उन अस्करियत पसंदों को रोकने में नाकाम रहे जो सरहद पार पाकिस्तान में हमले करते हैं तो उनकी फोर्सेस उनका मुअस्सिर जवाब देंगी। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट मैच में 1 इनिंग और 141 रन से करारी शिकस्त दी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के पहले मैच में भारत ने ये शानदार कारकर्दगी अंजाम दी। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने मुल्क के मुसलमानों और तमाम संजीदा इंसाफ पसंद अफराद से अपील की है कि अगर वो मुल्क की तकसीरियत, तनव्वुअ और मजहबी सकाफती आज़ादी को बरकरार रखना चाहते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत में अपनी राय मुदल्लल अंदाज में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को जरूर दें। अगर किसी वजह से वो अब तक अपनी राय या मशवरा कमीशन को ना दे सके हों तो उनके लिए एक खुशखबरी ये है कि लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय या मशवरा देने की तारीख में तोसी कर दी है। अब 28 जुलाई तक लोग अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक लिंक जारी की गई थी कि आप इस लिंक के जरिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपनी राय भेजें और अपने मुतल्लिकीन से भिजवाएं। राय देने के लिए जो लिंक जारी की गई है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप चाहें तो लिंक का इस्तेमाल करके अपनी राय लॉ कमीशन को भेज सकते हैं। तर्जमान बोर्ड ने मजीद कहा कि लॉ कमीशन के मेंबर सेक्रेटरी के बिस्वाल ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि UCC पर राय देने के मामले में लोगों की दिलचस्पी और शौक को देखते हुए नीज कई अफराद और तंजीमों के मुतालबा पर राय देने की तारीख में तोसी कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने भी लॉ कमीशन के चेयरमैन को एक खत लिखकर राय देने की मुद्दत को 6 माह तक बढ़ा देने का मुतालबा किया था। बोर्ड के तर्जुमान का कहना है कि अब चूंकि मजीद 2 हफ्तों का वक्त बढ़ा दिया गया है तो हमें इस वक्त से फायदा उठाते हुए कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा तंजीमें और अफराद 28 जुलाई तक अपनी राय जरूर लॉ कमीशन तक पहुंचाएं। लॉ कमीशन के नोटिफिकेशन में जहां आम आदमी को राय देने की बात लिखी गई है वहीं यह भी कहा गया है कि तंजीम, जमात, सोसाइटी और मुअज़्ज़ज़ शहरियों, अहले इल्म, कानूनदान, दानिश्वरों और इंटेलेक्चुअल हजरात से भी राय देने की दरखास्त की गई है। समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान को गुज़िश्ता रोज उस वक्त शदीद झटका लगा जब रामपुर कोर्ट ने उन्हें हेट स्पीच मामले में कसूरवार करार दिया। हफ्ता के रोज रामपुर MP MLA कोर्ट ने उन्हें कसूरवार करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई है। आजम खान पर 2019 के लोकसभा इंतखाब के दौरान शहजाद नगर थाना हल्का के धमोरा में
हेट स्पीच देने का इल्जाम लगाया गया था, जिसके खिलाफ 8 अप्रैल को केस दर्ज किया गया था। इल्जाम है कि आजम खान ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, उस वक्त के रामपुर जिला इंतखाबी अफसर और इंतखाबी कमीशन को निशाना बनाते हुए इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी। एडीओ पंचायत अनिल कुमार ने शहजाद नगर थाना में इस ताल्लुक से मुकदमा दर्ज कराया था। समाजवादी पार्टी के कदावर रहनुमा आजम खान को कसूरवार करार दिए जाने के बाद बीजेपी रुकने असम्बली आकाश सक्सेना का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये तो होना ही था। उनका मजीद कहना था कि उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया है, उन्हें यकीन था कि सच्चाई की जीत होगी। अब इस फैसले के बाद आजम खान की जबान पर ताला लगेगा। काबिल जिक्र है कि आजम खान पहले भी हेट स्पीच के इल्जामात का सामना कर चुके हैं। उन पर अप्रैल 2019 में मलिक कोतवाली हल्का के खत्म नगरिया गांव में अवामी जलसा को खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ के अलावा रामपुर के उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का केस दर्ज किया गया था। इस मामले में उन्हें ताज़ीरात हिंद के दफात 153A, 505 और अवामी नुमाइंदा एक्ट 1951 के दफा 125 के तहत कसूरवार ठहराया गया था। अदालत ने तब आजम खान को 2 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से उन्हें गुज़िश्ता साल असम्बली की रुकनियत गंवानी पड़ गई थी। इस फैसले को आजम खान ने चैलेंज पेश किया था। फिर एडिशनल जिला और सेशन जज अमित वीर सिंह ने इस साल मई में फैसला सुनाते हुए रामपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट के जरिए अक्टूबर 2022 में सुनाए गए हुक्म को रद्द कर दिया था। भारत के मरकजी खलाई इदारे इसरो ने 14 जुलाई बरोज जुमा अपना चंद्रयान 3 रॉकेट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। इसे जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश में खलाई अड्डे से मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर को तकरीबन 2:30 बजे लॉन्च किया गया। खलाई गाड़ी कामयाबी के साथ जमीन से रवाना हुई और अब चांद की तरफ अपने सफर में सैयारे के गिर्द मदार में है। नई दिल्ली की इस कोशिश का मकसद चांद पर रोवर उतारना है। हुक्काम के मुताबिक इस रॉकेट को 23 अगस्त तक चांद पर पहुंचना है। विक्रम नामी मून लैंडर को मार्क 3 हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल पर नस्ब किया गया और इसे बाहुबली रॉकेट का नाम दिया गया है। 4 बरस कबल भी भारत ने इसी तरह का एक मिशन लॉन्च किया था, ताहम इसकी ये पहली कोशिश नाकाम रही थी। इसके बाद अब इसे फिर से लॉन्च किया जा रहा है। दुनिया के सिर्फ 3 ममालिक अमेरिका, चीन और साबका सोवियत यूनियन ही अब तक चांद पर दुरुस्त लैंडिंग करने में कामयाब हुए हैं। रवा वर्ष अवाइल में एक जापानी स्टार्टअप ने भी चांद पर लैंडर पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन यह गिरकर तबाह हो गया था। मौजूदा मिशन की तरह ही भारत ने सन 2019 में इसी तरह की एक मिशन की कोशिश की थी और चंद्रयान 2 रॉकेट के साथ विक्रम नामी एक रोवर भी चांद पर पहुंचाने की कोशिश की थी। ताहम चांद पर लैंडिंग की कोशिश के दौरान ये रोवर गिरकर तबाह हो गया था। चंद्रयान 3 को $75 मिलियन से कुछ कम बजट के साथ बनाया गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने निजी खलाई लॉन्चों में सरमायाकारी को फरोग देने की पॉलिसियों का ऐलान किया था, जिसके बाद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का ये लॉन्च मुल्क का पहला बड़ा मिशन है। भारत खलाई लॉन्च के मार्केट में अपनी कंपनियों के लिए 5 गुना हिस्सा बढ़ाने का इरादा रखता है, जो सन 2020 के 2% से 5 गुना ज्यादा है। भारत ने सन 2008 में पहली बार तहकीकात के लिए चांद के मदार में अपना मिशन भेजा था। फिर सन 2014 में यह पहला ऐसा एशियाई मुल्क बन गया जिसने मरीख के गिर्द मदार में सैटेलाइट को लॉन्च किया। इसके 3 बरस बाद उसके खलाई एजेंसी ने एक ही मिशन में 104 सैटेलाइट को लॉन्च किए। इसरो का गगनयान प्रोग्राम आइंदा बर जमीन के मदार में 3 रोज के लिए इंसान बरदार मिशन लॉन्च करने पर भी गौर कर रहा है। राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा ने दिल्ली की शाही जामे मस्जिद में जुमा का खिताब दिया और नमाज पढ़ाई। अपने खिताब में उन्होंने इस्लाम को मियाना रवी और इत्तेदाल पसंदी का मजहब करार दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुसलमानों को अखलाक हसना को इख्तियार करना चाहिए। शाही जामे मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी ने उनका खैर मकदम किया और कहा कि उनकी आमद से सऊदी अरब और भारत के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। 5 रोजा दौरे पर आए शेख ईसा ने जामे मस्जिद में जम्मे गफीर से खिताब करते हुए कहा कि हिकमत, दानाई और अखलाक हसना मुसलमान का जेवर है। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि इस्लाम नरमी और आसानी का मजहब है और जो मजहब के नाम पर तशद्दुद करेंगे तो वो नाकाम हो जाएंगे। शेख ईसा ने कहा कि तकवा और तहारत इख्तियार करने वाले मुसलमान ही कामयाब हो सकते हैं। शेख ईसा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और मुबारक जिंदगी कुरान का आईना है। इस्लाम एक ऐसी तहजीब और सकाफत का नाम है जिसकी बुनियाद अखलाक करीमाना पर है। वाज़ेह रहे कि शेख ईसा ने हुकूमत के जिम्मेदारान के साथ साथ मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं से अपने इस दौरे के दौरान मुलाकात की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस का अपना 2 रोज़ा दौरा कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात UAE पहुंच चुके हैं, जहां वो मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए वज़ीर आज़म का UAE का ये 5वां दौरा है। वज़ीर आज़म UAE का अपना 5वां दौरा ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब हिंद मुत्तहिदा अरब इमारात ताल्लुकात बामे उरूज पर हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान एक जामे कलीदी शराकतदारी है जो तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, सिक्योरिटी और आवाम से आवाम के राब्ते समेत वसीअ शोबों का अहाता करती है।
دونوں ملکوں کا 2030 تک دو طرفہ تجارت کو $100 ارب تک لے جانے کا نشانہ ہے۔ وزیر اعظم مودی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید آل نہیان اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون میں مزید گہرائی پیدا کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دورے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان کئی اہم سمجھوتوں اور مفاہمت ناموں پر دستخط کیے جانے کی بھی توقع ہے، جن سے تجارت اور سرمایہ کاری مزید مستحکم ہوگی۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اس سال کے آخر میں UNFCCC کی 28ویں کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ عالمی تعاون کو مضبوط بنانے پر خیالات کے تبادلے کا بھی منتظر ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے اپنے فرانس کے دورے کو یادگار قرار دیا اور باسٹل ڈے کی تقریبات میں شرکت کرنے پر اس کو مزید خاص بتایا۔ انہوں نے گرم جوشی اور مہمان نوازی پر فرانسیسی صدر میکرون اور فرانس کے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا۔ کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت نکتہ چینی کی۔ انہوں نے منی پور تشدد کے حوالے سے یورپی یونین کے پارلیمان میں ہونے والی بحث پر وزیر اعظم کی خاموشی پر سوال اٹھایا۔ اس کے ساتھ کانگریس پارٹی کے رہنما نے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے فرانس کو بھی نشانہ بنایا۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی کو فرانس کے نیشنل ڈے پر بطور مہمان خصوصی بنائے جانے کا تعلق رافیل ڈیل سے قرار دیا۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ منی پور جل گیا، یورپی یونین کے پارلیمان میں بھارت کے اندرونی معاملے پر بات ہوئی لیکن وزیر اعظم اب تک خاموش ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اسی دوران رافیل نے انہیں باسٹل ڈے کا ٹکٹ دیا۔ بھارتی حکومت نے ہفتہ کو ہی بھارتی بحریہ کے لیے فرانس سے 26 نیول رافیل لڑاکا طیارے خریدنے کے فیصلے کے بارے میں جانکاری دی ہے۔ کانگریس منی پور میں موجودہ بحران کے لیے BJP کی قیادت والی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور وزیر اعلیٰ این برین سنگھ کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی سے علیحدہ ہونے والے رہنما نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار ممبئی میں اپنے چچا اور NCP صدر شرد پوار کی رہائش گاہ پہنچے۔ گھر سے نکلنے کے بعد انہوں نے کہا کہ خاندان سب سے پہلے آتا ہے۔ اجیت پوار جمعہ کی دیر رات سلور اوکس میں شرد پوار کے گھر پہنچے اور چچی پرتیبھا پوار کی عیادت کی۔ حال ہی میں پرتیبھا پوار کے ہاتھ کی ایک نجی اسپتال میں سرجری ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے چچا اور چچازاد بہن بارامتی سے رکن پارلیمان سپریا سولے سے انتہائی خوشگوار ماحول میں ملاقات کی، لیکن اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ تمام سیاسی افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے جمعہ کو دیر گئے کہا کہ اجیت پوار اپنے خاندان سے ملنے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ پرتیبھا پوار کی سرجری ہونے کے بعد ان کی حالت مستحکم ہے۔ انہیں پارٹی کے رہنما اور کارکنوں کی طرف سے پیار سے کاکی چچی کہا جاتا ہے اور آجہانی بھارتی ٹیسٹ کرکٹر سداشیو شندے کی بیٹی ہیں۔ شرد پوار اور ان کی شادی 1967 میں ہوئی تھی۔ دہلی کی وزیر برائے تعمیرات عامہ آتشی نے ہفتہ کے روز چیف سیکریٹری نریش کمار کو خط لکھ کر سیلاب کے دوران قائم کیے گئے راحتی کیمپوں میں پانی اور بیت الخلاء کی کمی کو فوری طور پر دور کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ دہلی آرڈیننس فوڈ ریلیف پروگرام کے دوران مہلک ثابت ہو رہا ہے۔ آتشی نے خط میں لکھا کہ کل سے پانی اور بیت الخلاء کی کمی، بجلی نہ ہونے، کھانے کے ناقص معیار کی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ وہ صبح سے ڈویژنل کمشنر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن وہ ان کی کالز اور میسیجز کا جواب نہیں دے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کیمپوں میں مقیم افراد ان کی ذمہ داری ہیں، انہیں فوری طور پر تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف سیکریٹری کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ریلیف کیمپوں میں تمام سہولیات فراہم کی جائیں اور اگر کسی افسر کی لاپرواہی کے سبب ان کیمپوں میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے ہمسایہ ملک افغانستان میں برسر اقتدار افغان طالبان کو متنبہ کیا ہے کہ اگر وہ افغان سرزمین پر موجود ان عسکریت پسندوں کو روکنے میں ناکام رہے جو سرحد پار پاکستان میں حملے کر رہے ہیں تو ان کی فورسز ان کا مؤثر جواب دیں گی۔ پاکستانی فوجی سربراہ جنرل عاصم منیر کی طرف سے یہ سخت بیان رواں ہفتے پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں عسکریت پسندوں کے 2 حملوں کے بعد سامنے آیا ہے جن میں پاکستانی فوج کے 12 اہلکار مارے گئے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق جمعہ 14 جولائی کو صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فوجی افسران سے ملاقات میں عاصم منیر نے ان حملوں میں مارے جانے والے فوجی اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ بدھ کے دن کیے گئے ان حملوں کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 7 عسکریت پسند بھی مارے گئے۔ خیال رہے کہ پاکستانی صوبہ بلوچستان میں پاکستانی طالبان کے علاوہ شدت پسند گروپ داعش بھی سرگرم ہے۔ پاکستانی طالبان افغان طالبان سے الگ گروپ ہے تاہم یہ افغان طالبان کا اتحادی ہے۔ اس کے علاوہ مقامی بلوچ علیحدگی پسند بھی گیس اور دیگر معدنیات سے مالا مال اس صوبے میں اکثر کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ بدھ 12 جولائی کو کیے جانے والے ایک حملے کی ذمہ داری حال ہی میں منظر عام پر آنے والے ایک عسکریت پسند گروپ تحریک جہاد پاکستان نے قبول کی تھی۔ بھارت کے تجربہ کار اسپنر روی چندرن اشون کی کرشمائی بالنگ کے بدولت بھارت نے پہلے ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کو اننگز اور 141 رنز سے شکست دے دی۔ اشون نے پہلے اننگز میں 5 جبکہ دوسری اننگز میں 7 وکٹ لیے۔
रोहित शर्मा की क़यादत वाली टीम ने पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज को इनिंग्स और 141 रन से शिकस्त दी। ये इनिंग्स और रन्स के लिहाज से एशिया से बाहर भारत की सबसे बड़ी जीत है। नाजरीन, फिक्र नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में मोतिउल्लाह शेख, सुन्नी मीडिया, आसिफ अली, एमआर नकीम, असौद मीडिया, मुश्ताक शेख साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्र नजर। शुक्रिया।